हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो क्या हालचाल है आप सभी का भाई। आज तो घरों में दिवाली की तैयारी चल रही होगी। साफ सफाई के अभियान पे आप सभी निकल भी चुके होंगे भाई। कुछ लोग सफाई करके बैठ चुके होंगे और कुछ लोग अभी प्लानिंग में निकले होंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा एरिया आज हमको साफ करना है, यानी मैदान एकदम नीट एंड क्लीन करना है। बिल्कुल होना भी चाहिए भाई, हम सभी का महापर्व है दिवाली। तो भाई दिवाली के इस हर्षोल्लास की आप सभी को विशेष शुभकामना, विशेष बधाई। और इस दिवाली के हर्षोल्लास में हम सभी का लक्ष्य भी हम सभी के सामने है, तो उस पर भी नज़र बनाए रखना है। उसको भी फतह करने के लिए हम सभी को अपना कदम आगे की ओर बढ़ाते चलना है, क्योंकि यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल। एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी होती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, छोड़ेंगे नहीं। क्यों? संकल्प लिया है, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम सभी का दिवाली इस विशेष श्रृंखला में जो सीरीज का हमने कहा था कि आप सबसे बात करते रहेंगे, 30 अति महत्वपूर्ण सवालों का अभ्यास होगा, जो कि स्टैटिक्स जी के और उत्तर प्रदेश विशेष के 30 धमाकेदार सवाल होंगे। भाई सभी लोग तैयार हैं? तो चलो भाई बीच में थोड़ा सा ब्रेक कर लो और थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। क्या है? थोड़ा सा पढ़ने लिखने वाला अभ्यास कर लेते हैं, ताकि ये याद रहे कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें जाना कहाँ है। और इस लक्ष्य, इस सफ़र पर आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दें, यह दिवाली खुशियों वाली, क्योंकि तैयारी होगी सिलेक्शन वाली। तो विद्यार्थियों की बेहद मांग पे उत्कर्ष भाई दिवाली महाधमाका ऑफर भी लेकर के आ गए हैं, जो 10 से लेकर के 15 नवंबर होगा। फिर ये ऑफर बहुत ही खास रहेगा इस बार का। एक तो भाई उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे 90% तक का डिस्काउंट है। इस बार कोर्स में दो चीज़ें खास हैं। एक तो भाई जो भी ऑनलाइन कोर्स लेगा उसको ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो फ्री मिल रहा है। क्या है? ऑनलाइन टेस्ट उसके साथ मुफ्त है। और साथ ही में कोर्स की जो वैलिडिटी है, पहले 1 साल होती थी, इस बार 6 महीने अतिरिक्त आपको वैलिडिटी मिल रही है। तो डाउनलोड कीजिए उत्कर्ष ऐप और सुनिश्चित कीजिए अपनी सफलता, क्योंकि कामयाबी पर होगा सभी का हक। और यहाँ पर आ जाइए फटाक से क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या है? फटाक से क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, बहुत ही चर्चित पुस्तक है, बहुत ही फेमस बुक के रूप में इसको देखा जाता है। एग्जाम में भी कई बार आप सबसे पूछा गया। तो चलो भाई आंसर करो, पहले थोड़ा सा समय आप सबको दें। आप सबका स्वागत है, क्योंकि आज तो आप सबके कमेंट्स पे हमारी नज़र है नहीं, तो ईमानदारी से आंसर करिएगा कि हम देख नहीं रहे हैं कि सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तुक्का मारिए निकलिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप सभी को सही आंसर करना है पूरा समय लेकर के। तो चलो भाई, कह रहा DK चक्रवर्ती होंगे, DP अग्रवाल होंगे, WA फेयर सर्विस होंगे, या A घोष होंगे। सबने सही किया भाई। तो जितने लोगों ने सी किया है सभी का सही मान लेते हैं। क्या है? सभी का सही मान लेते हैं। और आप सबको बधाई वाले सवाल के साथ था, तो इसका आंसर क्या कर देना था? सी कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल की ओर आ जाइए। अगला सवाल, निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब लगभग 40 कबीलों का देश होता है? हिंट कर देते हैं आपको, ये आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा मध्य एशिया में। कहाँ पर भाई? तो ये आपको मिलेगा मध्य एशिया में। चलो भाई, मध्य एशिया का कौन सा राष्ट्र है? कह रहा है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। 40 कबीलों का देश, 40 कबीलों का देश। पढ़ाया तो है आप सबको, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चलो भाई, कौन सा रहेगा इसमें से? कौन सा बनेगा? हाँ, तो किर्गिस्तान करना भाई लोग। क्या करना? किर्गिस्तान करना, यानी बी वाला हम लोगों का राइट आंसर है। ठीक है सभी का? ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक का लेखक है? ये भी पुस्तक ध्यान रखना, आगामी जैसे कांस्टेबल का एग्जाम है, दारोगा का एग्जाम है, RO के एग्जाम के लिए, UPSSC का और जो एग्जाम होगा उसके लिए इंपॉर्टेंस रहेगा। द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट कौन लेके आया? कह रहा लॉरेंस, कर्जन, चर्चिल या लिटन। चलो भाई बताओ, हम आपकी मदद करते हैं। ये पुस्तक उसने लिखी है जो कि 1905 में बंगाल विभाजन करने के लिए कुख्यात होता है भाई। क्या होता है? बंगाल विभाजन के लिए कुख्यात होता है, ये ध्यान रखना है। तो बंगाल विभाजन, आप में से मैक्सिमम लोगों ने चर्चिल किया है। ईमानदारी से मैक्सिमम लोगों को मैं जान रहा हूं कि उन लोगों ने चर्चिल किया है, लेकिन ध्यान रखना, फिर से दोबारा आपको याद दिला रहे हैं, क्योंकि उस समय जब लाइव पढ़ाए थे तो उसमें भी आप सब ने चर्चिल किया था। आज भी आप में से काफ़ी लोगों ने चर्चिल किया होगा इस दिवाली धमाका में भी, क्योंकि दिमाग में टेंशन है ना, कौन कौन सा एरिया अभी साफ करना बाकी रह गया। स्वच्छता का अभियान भी चलाना है। क्या है? साफ सफाई पर भी ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखना भाई, 1905 का है तो ये कर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्जन हो जाएगा भाई। कौन कौन है जिसने चर्चिल किया था?
कमेंट्स करके बताएगा कि हमने चर्चिल कर दिया था गुरुजी, लेकिन बाद में हमने क्या है, कर्जन कर लिया। क्या है, कर्जन कर लिया, ईमानदारी का परिचय देते हुए। आगे की ओर बढ़ो, नेक्स्ट पे आ जाओ। निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहते हैं? जैसे इसमें अगर देखा जाए तो इस तरीके के दो सवाल अक्सर हमसे पूछता है। एक तो हमसे पूछता है भाई प्रातःकालीन ये शांत स्थल है, और एक हम लोग क्या पूछता है, उगते सूर्य का देश। क्या कहेगा, उगते सूर्य का देश कहेगा। ठीक है भाई, उगते सूर्य का देश कहता है। तो जब हम लोग से कहता है उगते सूर्य का देश, तो हम लोग आंसर क्या कह देते हैं, जापान कर देते हैं। जापान उगते सूर्य का देश है, ये मध्य रात्रि के सूर्य का देश नहीं है भाई, ध्यान रखना है। जब आपसे कहेगा मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश जब कहता है तो उसका आंसर नॉर्वे होता है। ठीक है, दोनों का ध्यान रखिएगा, दोनों का अंतर याद रखिएगा। जापान पूर्वी एशिया का राष्ट्र है, नॉर्वे आप सभी को पता है यूरोपीय राष्ट्र है, नार्डिक समुदाय में आपको मिलेगा। और यहाँ पे प्रातःकालीन शांत स्थल, ये सवाल अगर देखेंगे तो ये सवाल आपको बता दें, ये पीसीएस प्री का पूछा हुआ सवाल है। 2015 में इस सवाल को देखा गया था, उसके बाद कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको पूछ चुका है। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कोरिया। इसका आंसर क्या होगा, कोरिया होगा, ये ध्यान रखना। जापान मत कर देना, जापान उगते सूर्य का देश है और नॉर्वे मध्यरात्रि के सूर्य का देश है, तो इसको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, विशिष्ट बनता है हम सभी के लिए। क्लियर है ना? ठीक है, फिर क्लियर है तो आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस बताओ भाई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कह रहा है 15 जनवरी। 15 जनवरी को तो आप सभी को पता है कि भाई इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, इस दिन तो हम लोग मनाएंगे थल सेना दिवस। क्या मनाएंगे, थल सेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, आप सभी को बताया भी था करंट अफेयर्स में। और 2024 में तो ये बहुत ही खास होने वाला है, 2024 में खास होने वाला है, क्योंकि इसकी जो मुख्य परेड होगी, वो मुख्य परेड कहाँ पर होगी, अपने उत्तर प्रदेश में आयोजित होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। कहाँ पे भाई, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्य परेड आयोजित होने वाली है। ठीक है, ये तो बहुत ही विशेष रहेगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं भाई? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ध्यान रखना है। तो ये 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको याद होगा, वायुसेना का नहीं याद है तो याद करिए। वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस मनाया गया था ना भाई। स्थापना दिवस अभी मनाया गया था, ये मनाया गया था, कब मनाया गया था, 8 अक्टूबर को। ठीक है, 8 अक्टूबर को हम लोग वायुसेना दिवस मनाते हैं, याद है ना, 8 अक्टूबर को। तो ये 8 अक्टूबर को मनाया गया था। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था भाई, कमेंट्स में आप सब बताइएगा तो हम भी चेक करेंगे। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला था, ये आप सबको कमेंट्स बॉक्स में बताना रहेगा। ठीक है, वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस, जहाँ पर तेजस को वायुसेना में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, वायुसेना में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो भी देखने को आप सबको मिला था। तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में ही किया गया था। किस जिले में, इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में आप सब करेंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति कौन लेकर के आता है? तो इसमें दो चलता है, एक चलता है एशिया की धुरी और एक चलता है पूरब की ओर देखो। तो पूरब की ओर देखो की जब बात होती है तो पीवी नरसिम्हा राव आ जाते हैं, अलग हो गए। अब यह है एशिया की धुरी, कह रहा भारत है, जापान है, चीन है या यूएसए है। चलो भाई बताओ जरा तो कौन है इसमें से। हाँ, एशिया की धुरी विदेश नीति किसकी है, भारत की। अरे भाई भारत की अगर देखेंगे तो इसका क्या है, इसका है पूरब की ओर देखो। ये क्या कहेगा, पूरब की ओर देखो। क्या है, पूरब की ओर देखो, ये एशिया वालों की है। ठीक है, पूरब की ओर देखो, और ये एशिया की धुरी है। क्या है, एशिया की धुरी है। और एशिया की धुरी की अगर आप बात करेंगे, बिल्कुल ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लेकर के आएगा। कौन आएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लेके आएगा, ये यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर आगे बढ़िए। ग्रीन मफलर, चलो भाई ग्रीन मफलर वाले जरा तैयार रहेंगे, क्योंकि आप में से बहुत ढेर सारा लोग दिवाली का पटाखा लेकर के तैयार होंगे। खरीद लिया है कि अभी खरीदना बाकी है, शाम को जाएंगे। तो कुछ लोगों ने तो खरीद के रख ही लिया है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन ध्यान रखना भाई, पटाखे मतलब कोशिश करिए इको फ्रेंडली वाले जलाएं। आप कहेंगे पटाखा भी इको फ्रेंडली, तो मार्केट में तलाशिएगा, मिलेगा इको फ्रेंडली। वैसे पटाखा ही जलाना कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, फिर भी दिल है कि मानता नहीं तो एक आध से काम चला लीजिएगा। कोशिश करना है इको फ्रेंडली पे चले। तो ग्रीन मफलर आ जाओ भाई। ग्रीन मफलर क्या होता है, ग्रीन मफलर बताओ। कह रहा मृदा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है या जल प्रदूषण है। ग्रीन मफलर आपको बताया है कि सड़कों के किनारे
सड़कों के किनारे हम लोग क्या करते हैं, सड़कों के किनारे हम लोग करते हैं वृक्षारोपण। क्या करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। और इसके करने के पीछे का मकसद क्या होता है, इसके करने के पीछे का मकसद होता है ताकि हम ध्वनि प्रदूषण को क्या कर सकें, ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण लगाएं। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण लगाएं, इसी को कहा गया है ग्रीन मफलर। तो बिल्कुल सही बात है भाई, आप में से कुछ लोगों ने किया, सभी लोगों ने किया होगा। ये सवाल भी हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल में आ जाता है। तो ग्रीन मफलर का मतलब क्या हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया। क्या हो गया, ध्वनि प्रदूषण, पकड़ लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो भी चीनी यात्री आए, चाहे फायान आया, चाहे वेन शांग आया, भारत का भ्रमण किया इन लोगों ने। ठीक है, तो भारत का जब ये भ्रमण करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग भारत को भाई भारतवर्ष कह रहे हैं, हिंदुस्तान कह रहे हैं, इंडिया कह रहे हैं, आर्यावर्त कह रहे हैं, जम्मू द्वीप कह रहे हैं, कहते हैं ना। तो भारत को आप देखेंगे कालखंडों में अलग अलग नामों से संबोधित किया जा रहा भाई। तो भारत के कई नाम मिल जाते हैं। ठीक है, जम्मू द्वीप इसके नाम के रूप में आ जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भाई आर्यावर्त इसके नाम के रूप में आ जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारतवर्ष हम लोग कहते हैं, भारतवर्ष कहते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान कहेंगे ही कहेंगे। साथ ही में अगर देखा जाए तो हम लोग इंडिया भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इंडिया भी कह देते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग नाम है। तो भाई चाइना वाले लोगों ने भी एक नाम दिया है भारत को। क्या नाम दिया है, तो चाइना वाला लोग इसको इनतू कहता है। क्या कहता है, इनतू कहता है। यानी चाइनीज भाषा में अगर कोई कहे यू आर बिलोंग टू इनतू, तो या ना ऐसे मुड़ी हिला देना। हाँ बिल्कुल भाई, हम भारत से ही संपर्क रखते हैं, हम इनतू वाले ही हैं। ठीक है, हाँ चाइना वालों की अपनी भाषा है, तो उस भाषा में हम लोगों को इनतू कहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाएगा भाई। 28 फरवरी, 22 मार्च, 5 जून या 11 जुलाई। क्या कह रहा है, विश्व जल संरक्षण दिवस। तो 28 फरवरी का दिन भी बहुत ही खास है। क्या मनाते हैं इस दिन तो हम लोग मनाएंगे भाई राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाएंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। याद तो होगा इस सभी को। ठीक है, तो इस दिन आप मनाएंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 22 मार्च को क्या मनाएंगे, हाँ ये है विश्व जल दिवस वाला, यही है बिल्कुल विश्व जल दिवस वाला, यही हम लोगों का बन गया। तो हम लोगों का आंसर तो यही हो जाएगा। आंसर क्या, यही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। 5 जून को अगर देखा जाए तो क्या मनाते हैं भाई, 5 जून को अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाएंगे, ये तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, विश्व पर्यावरण दिवस। यहाँ पर आप मना लेंगे विश्व पर्यावरण दिवस। 11 जुलाई का दिन याद ही होगा। तो 11 जुलाई का दिन क्या होता है, इस दिन को अगर देखा जाए तो ये कहलाएगा विश्व जनसंख्या। क्या कहलाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कहलाएगा भाई। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस हो जाएगा। तो पानी पूछ रहा था, तो जल संरक्षण का एक संकल्प हम लोग लेते हैं 22 मार्च को, लेकिन जीवन भर इसको लेकर के चलिए, क्योंकि भाई पृथ्वी पर क्या है, जल अनमोल है। ठीक है, बिन पानी सब शून्य है। क्या है, बिन पानी सब शून्य है। तो ये यहाँ से पकड़िएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। स्टॉनले कप, क्या कह रहा है, स्टॉनले कप का संबंध है। कह रहा बैडमिंटन से, बास्केटबॉल से, गोल्फ से या आइस हॉकी से। चलो भाई बताओ स्टॉनले कप का आंसर क्या करेंगे। गलत तो कोई नहीं कर रहा होगा, क्यों भाई, सब सही में चल रहा है ना। हाँ, क्योंकि अभी आज तो हम आप सबका कमेंट्स देख नहीं रहे हैं, फिर देखेंगे कमेंट्स, चेक करेंगे, फिर पता करेंगे कि हाँ कितने लोगों ने ईमानदारी से किया था। तो हो गया, क्या किया है आंसर, गोल्फ। गोल्फ नहीं होगा भाई, इसका आंसर आइस हॉकी करना था। क्या करना है, आइस हॉकी करना है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ, सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ भाई। पंडित दुर्गालाल, लालगुड़ी, जय रामन, बाल मुरली कृष्णा, अमृता शेरगिल, इन सभी लोगों का संबंध किससे रहेगा, किस विधा से रहेगा, कला साहित्य से जुड़े हैं। तो पंडित दुर्गालाल की अगर हम लोग बात करेंगे तो पंडित दुर्गालाल किससे हैं भाई, पंडित दुर्गालाल आपको मिलेंगे डांस नृत्य वाले हैं। लालगुड़ी जय रामन की अगर आप बात करेंगे ना, तो ये अगर देखा जाए तो ये क्लासिकल म्यूजिक से ही हैं, तो ये वाद्य संगीत वाले हैं। कौन से हैं, ये वाद्य संगीत हैं। बाल मुरली कृष्णा की अगर हम बात करेंगे तो ये मतलब शास्त्रीय गीत के लिए जाने जाते हैं और विशेष रूप से अपने कंठ से गाते हैं। तो इनको अगर देखा जाए तो ये कंठ संगीत के लिए फेमस है। किसके लिए, कंठ संगीत के लिए फेमस है। और अमृता शेरगिल की अगर बात करें तो ये महिला चित्रकला के लिए, किसके लिए, महिला चित्रकला के लिए इनका नाम आ जाता है। तो डी का
डी से ही शुरुआत करिए। डी का तीसरा यहाँ दिया था, यहाँ दिया था। ठीक है, आगे बढ़िए। पंडित दुर्गालाल नृत्य हमने किया है, यानी ए का दूसरा दिया था, तो बस यहीं से हम लोगों का राइट आंसर बन गया, यानी ए के साथ आप सबको जाना था। बताइए, बराबर सभी का सही है? ठीक है, तो सभी को बधाई। आगे बढ़ो। अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? भाई चलो, त्योहार है अतापू। अतापू कह रहा है डोल यात्रा से, ओणम से, पोंगल से या विश्वकर्मा पूजा से। तो चलो भाई, विश्वकर्मा पूजा तो मान लीजिए पूरे भारत में मनाया ही जाता है। दक्षिण भारत में विशेष रूप से 2 पर्वों की अगर हम लोग बात करें, जैसे ओणम पर्व अगर देखेंगे तो ये केरल वाला है। ठीक है, केरल वाला। और पोंगल अगर देखेंगे तो ये तमिलनाडु वाला है। कौन सा है? ये तमिलनाडु वाला है। तो इन्हीं दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो अतापू आता है, और अतापू का संबंध किससे बनेगा? इसका संबंध बनता है ओणम से। किससे बनेगा? ओणम से इसका संबंध बनेगा। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का त्योहार ओणम का संबंध किसमें से, इसमें से किससे जोड़ा जाए? कह रहा राम की रावण पर विजय। तो राम की रावण पर विजय के लिए विजयदशमी ही रहता है। ठीक है, राम की रावण पर विजय अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होएगा? यहाँ पर तो विजयदशमी ही रहेगा। क्या रहेगा? विजयदशमी ही रहेगा। ठीक है, चलो। दुर्गा पूजा अगर देखा जाए तो ये नवरात्रि वाला हो जाता है। क्या हो जाता है? नवरात्रि वाला हो जाएगा। शिव शक्ति या महाबली से बनेगा। किससे बनेगा? ये आप सबको इसमें से पकड़ना है। ठीक है, चलो भाई, बताओ क्या इसका आंसर किया जाए और क्या यहाँ से लेकर के हम लोग आगे की ओर बढ़ें। ठीक है, चलिए भाई, बताइए। तो जैसा कि अभी हमने ओणम आपको बताया कि ओणम का संबंध अगर देखें तो केरल से हो जाता है ना, केरल से इसका संबंध होता है। और केरल में अगर देखा जाए तो महाबली मस्तकाभिषेक होता है। क्या होता है? मस्तकाभिषेक होता है। हालांकि ये आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों पर होता है। महाबली मस्तकाभिषेक होता है। क्या होता है? मस्तकाभिषेक होता है। मस्तकाभिषेक वाला ये विशेष विषय बन जाता है। तो ये महाबली से ही इसका संबंध जुड़ जाता है। हालांकि महाबली मस्तकाभिषेक वाला प्रचलन अगर देखा जाए तो ये कर्नाटक में भी चलता है। कहाँ पे चलता है? कर्नाटक में भी चलता है। कर्नाटक में भी चलता है। तो ये महाबली हो जाएगा, और महाबली ये यहाँ से हम लोगों का संबंध बन जाएगा ओणम का। ठीक है, ओणम वाला कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित खेलों में से किससे स्मैश संबंधित होता है? कह रहा भाई मुक्केबाजी में स्मैश, कुश्ती में स्मैश, फुटबॉल में या वॉलीबॉल में। स्मैश अगर देखा जाए तो तेज शूट्स करने के लिए होता है। जब तेज हम बॉल को प्रेस करते हैं, शूट करते हैं, मारते हैं, तो स्मैश एक यहाँ आता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्क्वैश जो गेम होता है उसमें भी स्मैश शब्दावली आती है। यानी किसमें? स्क्वैश में भी इसका प्रयोग किया जाता है, स्मैश का। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो दिए गए ऑप्शन में क्या हो जाएगा? दिए गए ऑप्शन में आपका हो जाएगा वॉलीबॉल। क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर लेना है? वॉलीबॉल कर लेना। दिए गए ऑप्शन में सिचुएशनल हो जाएगा, तो ये वॉलीबॉल करना है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं या किस में फेमस हैं? बुला चौधरी नाम तो सुना है। कह रहा तैराकी में, हॉकी में, फुटबॉल में या तीरंदाजी में। चलो भाई, बुला चौधरी आपको किस स्पोर्ट्स में मिलेंगी? किस स्पोर्ट्स के लिए इनको जाना जाता है? बुला चौधरी, हाँ, क्या है आंसर? स्विमिंग के लिए। सही? पक्का? तो ठीक है, आप सब बोल रहे हैं तो सही है बोल रहे होंगे, तो तैराकी कर दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? क्या बात है, सदीर अगर देखा जाए तो सदीर भाई ये मतलब नृत्य की क्या है? अति प्राचीन विधा के रूप में इसको रखा जाता है। अति प्राचीन नृत्य की अति प्राचीन विधा के रूप में। और इस विधा का विकास अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में विशेष रूप से अगर देखेंगे तो तमिलनाडु में इसका डेवलपमेंट हुआ भाई। तमिलनाडु में डेवलप हुआ है। इसको अगर देखा जाए तो जैसे एक रचनाकार हैं भरत मुनि, आपने नाम तो सुना ही होगा। भरत मुनि क्या लिखते हैं? इनकी रचना मानी जाती है नाट्य शास्त्र। क्या मानी जाती है? नाट्य शास्त्र, जिसको नृत्य संगीत का बाइबल कहते हैं ना। भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र, जो नृत्य संगीत का बाइबल कहलाता है। तो ये जो बाइबल वाली रचना है तो सदीर के बारे में यहीं पर पता चलता है। यानी सदीर का विवरण अगर देखें तो यहीं पर मिलता है। और ये सदीर ही अगर देखा जाए तो ये भरतनाट्यम के स्वरूप के रूप में आ जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? भरतनाट्यम हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है।
कथक तो आप सभी को पता है कि भाई अपने उत्तर प्रदेश वाला ही है, अपने उत्तर प्रदेश वाला है। ओडिसी के बारे में आप सभी को पता है, ये भी क्लासिकल डांस ही है, तो ये उड़ीसा वाला हो गया। और मोहिनी अट्टम की तलाश में अगर है तो ये आपको कहाँ पर मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा केरल में। कहाँ पे? केरल में मिल जाएगा। बस इतना ध्यान रखना था, क्या है, इतना कर लेना था हम सभी को। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छा, एग्जैक्ट करना था। आगे बढ़िए नेक्स्ट। डायना का मंदिर कहाँ मिलेगा भाई? डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध है काठमांडू, मक्का, बैथलेहम या इफेसस। चलो भाई बताओ जरा, डायना मंदिर नाम तो सुना ही होगा, डायना मंदिर का पढ़ा भी है। हाँ, ये सवाल हमने पीईटी की जब सटीक रणनीति वाली चर्चा हो रही थी दोपहर के 12 बजे, तो वहाँ पर भी ये डायना मंदिर का जिक्र आया था। पीईटी के लिए विशिष्ट था, हालांकि विगत वर्षों का पूछा हुआ ये सवाल ही था। तो चलो भाई बताओ, डायना मंदिर के लिए कहाँ चलें हम सभी लोग, ये यहाँ से लेके चलना है। ठीक है, चलिए भाई, डायना मंदिर अगर देखा जाएगा तो ये मंदिर कहीं और नहीं, एशिया में ही मिलेगा। एशिया में अगर देखेंगे तो एशिया के मध्य पश्चिम भाग में, कहाँ पे? एशिया के मध्य पश्चिमी भाग में ये मंदिर मिलेगा। और वर्तमान में इसकी लोकेशन अगर देखें तो इसकी लोकेशन होगी तुर्की। क्या होगी? तुर्की होगी। तुर्की में एक स्थान है जिसका नाम होता है इम्फेसस। क्या होता है? इम्फेसस होता है। इफेसस क्या होगा? इफेसस उसका नाम होता है। वहीं इफेसस में ये मंदिर बना हुआ है, तो ये इफेसस हो जाता है तुर्की वाला। कौन सा? तुर्की वाला इफेसस बनेगा। डायना मंदिर वहीं पे है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। नींद का अध्ययन क्या कहलाएगा भाई? हाँ, बहुत ढेर सारे लोगों को इस समय छुट्टियों के दौरान नींद आ रही होगी। तो कुछ लोगों को तो थकान की वजह से नींद आता है, कुछ लोगों को बेवजह सवेरे जगते हैं 8 बजे तो 9 बजे नींद आने लगता है सवेरे। तो क्या बताया था हमने आपका कि शरीर में भाई विटामिन सी और विटामिन ए की कमी रहती है, तो उसको पूरा करिए। क्या है? उसको पूरा करिए। तो यहाँ पर देखिए कह रहा नींद का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिप्रोलॉजी कहलाएगा, क्रोमेटोलॉजी कहलाएगा, अर्थोलॉजी कहलाएगा या ऑनिरोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? ऑनिरोलॉजी मत आंसर कर दीजिएगा कि सर जी ने इसको हैंडराइटिंग में लिखा है, यही कर देते हैं। ऑनिरोलॉजी ध्यान रखना है, इसमें स्वप्न का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें स्वप्न का अध्ययन होता है। जो आप सपना देखते हैं ना, जैसे सो गए तो बहुत ढेर सारा लोग सपना देखता है, कुछ लोग डरावना सपना देखता है, कुछ लोग रंगीन सपना देखता है, कुछ लोग सपने में कुछ कर रहा होता है। कौन सा सपना देखा है भाई आजकल परसों में? हाँ, तो जब आप सपना देखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑनिरोलॉजी। लेकिन यहाँ पे क्या है? नींद का अध्ययन है। क्या है? नींद का अध्ययन है, सपना का अध्ययन नहीं है। सपना का अध्ययन जब पूछेगा तब तो वो हो जाएगा ऑनिरोलॉजी। नींद का अध्ययन है भाई। क्या होगा नींद का अध्ययन? हाँ, नींद का अध्ययन अगर देखेंगे तो ये हिप्रोलॉजी कहलाता। बहुत बढ़िया भाई, आउटस्टैंडिंग। आप में से कुछ लोगों ने कोशिश किया, तो हिप्रोलॉजी नींद का अध्ययन क्या हो जाएगा? ये हिप्रोलॉजी हो जाएगा। ये यहाँ से नोट कर लेना है। और न्यूरोलॉजी ये सपने का अध्ययन होगा। सभी लोग नोट कर लेंगे। क्या है? सभी लोग नोट कर लेंगे भाई, ये ध्यान रखना। क्रोमेटोलॉजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग रंगों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? रंगों का। इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें रंगों का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी याद कर लीजिएगा, विशिष्ट बनेगा। कहीं अगर आपसे पूछ लिया स्टडी ऑफ कलर इज नोन एज, तो क्रोमेटोलॉजी कहते हैं। ये यहाँ से नोट कर लेना, नोट कर लीजिए सभी लोग। क्या है? नोट कर लीजिए, विशिष्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, याद रहेगा सभी को इतना पॉइंट्स। आगे चलें, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और सवाल हैं, सुमेलित करो भाई। मेहंदी कला, अपना कला, अरिपन कला, चौक पूरन। तो भाई अभी दिवाली का उत्सव चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा क्या बनेगा? रंगोली तो बनाएंगे हम लोग, लेकिन चौक पूरन सबसे फेमस। तो चौक पूरन बात पे भाई अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, कोई भी धार्मिक उत्साह हो गया, परंपरागत हो गया, चौक पूरो। क्या है? चौक पूरो। मेहंदी लगाने में तेजी कौन दिखाता है? तो मेहंदी लगाता है राजस्थान वाला लोग। ठीक है, हर बात पे मेहंदी। ठीक है, अपना की जो प्रक्रिया है ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। आरिपन अगर देखा जाए तो बिहार में होगा। क्या है? बिहार में होगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया सब सुमेलित दिया है। क्या? 1 2 3 4 सब के सब सुमेलित हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? ए वाला बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? ए के साथ हम सभी को आगे की ओर बढ़ना है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगला सवाल, जापान की राष्ट्रीय पोशाक क्या होती है जो विशिष्ट अवसर पर वे पहनते हैं? क्या है? विशिष्ट अवसर पर उनके द्वारा पहना जाता है। विशिष्ट अवसर पे पहनेंगे। विशिष्ट अवसर में जैसे कोई धार्मिक उत्सव हो गया। क्या हो गया? जैसे कोई धार्मिक उत्सव हो गया, धार्मिक उत्सव है, या कोई शादी विवाह हो रहा, भाई वहाँ पर भी तो शादी विवाह होता ही होता है, तो इस दौरान उनके द्वारा पहना जाता है। शादी विवाह हो रहा है उस समय पहना जा रहा है। तो उस जो परंपरागत उत्सव, जैसे कह रहा है चादर,
या लंगा, शरोंगा, कीमोन। बहुत बढ़िया भाई, ये कीमोन है। क्या करेंगे? कीमोन करते हैं। ये उनका परंपरागत परिधान है। कीमोन होता है, परंपरागत परिधान होता है। तो विशेष अवसर पे, हाँ, धार्मिक आयोजन है, शादी विवाह है, कोई कल्चरल प्रोग्राम है, सांस्कृतिक उत्सव वाला, तो उस दौरान उनके द्वारा इसको पहना जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ था भाई? चलो जरा यूपी विशेष के सवाल को देख लेंगे, छोड़ना नहीं है भाई। यूपी विशेष के सवाल आप सभी को पता है कि आपके वीडियो एग्जाम में क्या है, आपके वीडियो एग्जाम में, इसके अलावा आपके आरओ के एग्जाम में, यूपी के एग्जाम में, कांस्टेबल के एग्जाम में, ये सब उत्तर प्रदेश विशेष के सवाल आपसे बनते ही बनते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ, ये आपसे कह रहा है। तो भाई हम सभी को पता है कि 9 नवंबर, यानी 9 नवंबर 2000 उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिले, ठीक है, 13 पहाड़ी जिलों को अलग किया गया और इन 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके एक राज्य बना दिया गया, उत्तरांचल। क्या नाम दिया गया? उत्तरांचल। जो कि यही उत्तरांचल वर्ष 2006 में अपना नाम बदल लेता है और इसका नाम क्या हो जाता है? उत्तराखंड हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्तराखंड हो जाता है। तो 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके 9 नवंबर 2000 को एक जिला बनाया जाता है। उसको हम लोग अब वर्तमान में क्या कहते हैं? उत्तराखंड कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का ये जो विभाजन है ये कब हो रहा है? तो वर्ष 2000 में हो रहा है। ठीक है बात है, वर्ष 2000 में, ये ध्यान रखना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा, प्रथम राजकीय भाषा जो उत्तर प्रदेश की अपनाई जाती है वो 1947 में अपनाई जाती है। ठीक है, कह रहा अंग्रेजी है, हिंदी है या उर्दू है, तो यहाँ से आंसर क्या बनेगा? हिंदी बनेगा। उर्दू अगर देखा जाएगा तो ये प्रदेश की क्या है? ये प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा है। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू होती है, जो कि 1989 में, इसको 1989 में अपनाया गया। यानी कब घोषित किया गया? तो 1989 में इसको अडॉप्ट किया गया था। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में इसको मान्यता प्रदान करी गई। और पहली वाला तो हिंदी रहेगा, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, किसी का भी किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल पे आइए। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? चलो, राजस्व परिषद जो कि पुराने राजस्व परिषद के रूप में है, 1831 में इसकी स्थापना होती है। क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। हालांकि 1947 में क्या हो गया था? 1947 में इसका विभाजन हो गया था। ठीक है, इसका विभाजन हो गया था और इस विभाजन के फलस्वरूप इसके 2 सेक्टर बन गए। ठीक है, इसके 2 सेक्टर बन गए। एक तो इसका न्यायिक, एक तो इसका क्या है? एक इसका न्यायिक क्षेत्र है, न्यायिक क्षेत्र, और एक इसका क्या बन गया? प्रशासनिक क्षेत्र बन गया, प्रशासनिक क्षेत्र बन गया। ठीक है, 2 भागों में ये बट गया। एक हो गया इसका प्रशासनिक क्षेत्र। तो इसका जो न्यायिक क्षेत्र है, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपको वर्तमान में कहाँ पर मिलेगा? प्रयागराज में मिलेगा। और इसी को इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? हेडक्वार्टर कहते हैं। और एक इसका प्रशासनिक क्षेत्र है, ये आपको कहाँ पर मिलेगा? ये आपको मिलेगा लखनऊ में। कहाँ पर मिलेगा? लखनऊ में। तो जब हेडक्वार्टर पूछता है तो इसका आंसर फिर हम लोग प्रयागराज ही करते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन दिया है, लखनऊ भी दिया है, प्रयागराज भी दिया, बट इसके न्यायिक क्षेत्र को ही हम इसका हेडक्वार्टर बताते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा? प्रयागराज ही रहेगा। क्या रहेगा? प्रयागराज ही रहेगा। क्लियर है? चलो, बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश के नगर पंचायतों में निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? ध्यान रखना, नगर पंचायतों की बात कर रहा है। नगर पंचायतों में कह रहा 2 होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए या 24 होनी चाहिए। न्यूनतम की ये बात है। बहुत बढ़िया, तो ये न्यूनतम 10 होना चाहिए, कम से कम 10 तो होना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति श्री विशंभर दयाल, श्री संजय मिश्रा। संजय मिश्रा ध्यान रखना, ये वर्तमान में है, प्रेजेंट टाइम में ये यही है, वर्तमान में है। न्यायमूर्ति नरेंद्र किशोर मेहरोत्रा या इनमें से कोई नहीं, तो न्यायमूर्ति विशंभर दयाल होते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो लोकायुक्त है, इसका कार्यकाल जरा ध्यान रखिएगा, इसका कार्यकाल सबसे अलग है भाई। इसका कार्यकाल बाकी अन्य राज्यों से भिन्न है। इसका कार्यकाल 8 वर्ष का है, बाकी में 6 वर्ष का है, 5 वर्ष का है, लेकिन यहाँ पे 8 वर्ष का दिया है। कितना दिया है? 8 वर्ष का। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? भाबर क्षेत्र अगर देखें तो भाबर क्षेत्र क्या है भाई? उत्तर प्रदेश का भाबर क्षेत्र अगर देखा जाएगा तो ये क्षेत्र हम लोगों को तराई के उत्तर में मिलेगा। ठीक है, तराई के उत्तर में मिलेगा, जो नेपाल सीमा, क्या है? नेपाल सीमा के समांतर। ठीक है भाई, नेपाल सीमा के समांतर मिलेगा। तो इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो ये सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक की जो बेल्ट है, ठीक है,
सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक की जो बेल्ट है इसमें आपको मिलेगा। तो सहारनपुर में तो मिलेगा ही मिलेगा, बिजनौर में भी मिलेगा, पीलीभीत में मिलेगा, गोरखपुर में नहीं मिलेगा। गोरखपुर का जो हिस्सा है ये ध्यान रखना है, ये हिस्सा अगर देखें तो ये तराई क्षेत्र के रूप में आ जाता है। क्या है? तराई क्षेत्र में इसको सम्मिलित कर लेते हैं। लेकिन भाबर प्रदेश ये क्या होगा? ये अगर देखेंगे तो सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी हो गया, श्रावस्ती हो गया, बहराइच हो गया, बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज होते हुए कुशीनगर तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है? कुशीनगर तक पहुंचता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के महीन अवसादों वाले समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं? जो महीन अवसादों वाला क्षेत्र है इसका भी विस्तार अगर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक इसका भी विस्तार है, ठीक है। कुशीनगर तक इसका भी विस्तार है। लेकिन ये क्या होता है? भाबर के दक्षिण होता है। जैसे भाबर क्षेत्र जो बनेगा वो कंकड़ पत्थर वाला होता है। क्या होता है? कंकड़ पत्थर वाला होता है। भाबर क्षेत्र में क्या होंगे? कंकड़ पत्थर, बड़ी बड़े चट्टानों के टुकड़े, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसी के जस्ट नीचे की जो पेटी होती है, उसी को हम लोग तराई क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं। क्या कहेंगे? तो तराई क्षेत्र कहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब तराई क्षेत्र बन जाएंगे। ये सब क्या बन जाएंगे? तराई क्षेत्र। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, तो इसको हम लोग तराई क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में शामिल जिला नहीं है। देखेंगे तो रामपुर तराई क्षेत्र में मिलेगा, बरेली तराई क्षेत्र में मिलेगा, गोंडा तराई क्षेत्र में मिलेगा, सोनभद्र अगर देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है। क्या है? उत्तर प्रदेश का ये दक्षिणी जिला है ना, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जो 4 राज्यों के साथ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के साथ सीमा बनाता है। तो दक्षिणी जिला है। और इस जिले की खासियत ये होगी कि ये पठारी है। क्या है? पठारी क्षेत्र का ये जिला है। और इसकी स्थिति अगर देखा जाए तो ये बघेल खंड के अंतर्गत चला जाता है। बघेल खंड किसके अंतर्गत? बघेल खंड के अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो ये सोनभद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, तराई क्षेत्र की सर्वाधिक चौड़ाई उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलती है? तो तराई क्षेत्र जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगा, पूरब की ओर अगर देखा जाए तो यहाँ नदियों का प्रवाह ज़्यादा है। और यहाँ से अधिकतर नदियाँ बिहार में एंट्री कर रही होती हैं। क्या है? बिहार में एंट्री कर रही होती हैं, चाहे वो गंडक हो, घाघरा हो, यहाँ तक कि गंगा भी है। क्या है? अधिकतर नदियाँ यहाँ पे बिहार में एंट्री कर रही होती हैं। तो भाई जैसे कि गंडक की अगर हम लोग बात कर लें, गंडक हो गई। इसके अलावा अगर देखा जाए तो घाघरा या सरयू का क्षेत्र बन गया। इसके अलावा अगर देखें तो गंगा मैया तो हैं ही। तो ये सब नदियाँ यहाँ से बिहार में एंट्री करती हैं। तो वास्तव में यहाँ पे नदियों का फैलाव ज़्यादा है। और इस बेल्ट में जब आते हैं तो ये बेल्ट कुशीनगर और महाराजगंज की बेल्ट हो जाती है। तो तराई क्षेत्र का सर्वाधिक विकास यहीं पर मिलेगा, ठीक है, अपने उत्तर प्रदेश में। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है भाई? चलो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बताओ। कह रहा है 2,50,928, 2,80,828, 2,09,828, 2,40,928। तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल अगर देखेंगे 2,40,928 बनता है, जो कि इसको अगर देखा जाए तो ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33 है। और क्रम अगर देखेंगे तो इससे बड़े राज्यों में कौन से हैं भाई? क्षेत्रफल के जिसको सबसे बड़ा राजस्थान है। राजस्थान के बाद अगर देखेंगे तो बारी आ जाएगी मध्य प्रदेश की। किसकी आ जाएगी? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के बाद अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र आ जाएगा। और महाराष्ट्र के बाद अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये चौथा बड़ा राज्य बन जाएगा। इतना ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो चलो बढ़िया है कि इस बीच में भाई हमने आपको याद दिला दिया अपने लक्ष्य को लेकर के, क्योंकि आप सभी को पता है कि मंजिल के दरवाजे सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उनको खटखटाना जानते हैं। तो ये आदत में होनी चाहिए, क्योंकि ये अभ्यास की जीत है, ये निरंतरता की जीत है। और इस निरंतरता के जीत के सफ़र पर आप सब आगे की ओर बढ़ें। आप सभी को दिवाली की असीम शुभकामना। एक बार फिर से आप सबको याद दिला दें भाई, उत्कर्ष आप सबके लिए जो विशिष्ट ऑफर लाए हैं
यह दिवाली खुशियों वाली, क्योंकि तैयारी होगी सिलेक्शन वाली। तो विद्यार्थियों की बेहद मांग पे दिवाली महा धमाका, जो कि 10 से लेकर के 15 नवंबर तक का ये ऑफर होने वाला है उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्स पे। भाई ध्यान रखना, ऑनलाइन कोर्स पे आपको 90% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। इस बार विशेष धमाके में क्या है, उत्कर्ष के ऑनलाइन टेस्ट फ्री अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा 6 महीना एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी रहेगी। तो आज ही डाउनलोड करिए उत्कर्ष ऐप, क्योंकि कामयाबी पर होगा सभी का हक। ये हम सभी का संकल्प है। क्या है? ये हम सभी का संकल्प है। और ये पर्व, दीपक का पर्व, जो कि भाई अंधकार पर, यानी अंधकार पर प्रकाश की विजय का एक प्रतीक है। तो आप भी अपने जीवन में भाई प्रकाश फैलाइए, चारों ओर आपका कीर्ति स्थापित हो। ये तभी होगा जब अपने मेहनत के दम पे अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के संकल्प को सिद्ध करके दिखाएंगे। तो आप सभी को दिवाली की असीम शुभकामनाएं। ये दिवाली आप सबके जीवन में ढेरों खुशियाँ लेकर के आए। आप सब अपने माता पिता के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ दिवाली हर्षोल्लास से मनाइए। और फिर मिलते हैं नए लक्ष्य, नए सफ़र के लिए, नए उत्साह के साथ। तो एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की विशेष बधाई। आप सभी को ऑल द बेस्ट।